तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो मैं इंजीनियर राकेश सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर राकेश यादव में। तो मैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि हिंदी का है, और चैप्टर का नाम क्या है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, निबंध है। और इस निबंध को लिखा के है तो संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान का जनक माने जाते हैं, और उन्होंने ही इस निबंध को लिखे हैं। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है, देखिए ध्यान से, इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में महू एक जगह का नाम है वहीं पे। और इन्होंने एक दलित परिवार में जन्म लिया था, ठीक है। और दोस्तों ये जाति से क्या थे, महार जाति से, अछूत और दलित जाति से थे। इनका माता का नाम क्या था, भीमाबाई। इनका माता का नाम क्या था, भीमाबाई। और इनके पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। और इनका विवाह कब हुआ था, इनका विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। किनके साथ, तो रामाबाई के साथ इनका शादी हुआ था। इन्होंने मैट्रिक पास किए थे 1907 में। और इनका 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, बुद्ध थे, कबीर और ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। और देखिए इनका प्रथम भाषण क्या था, इनका प्रथम भाषण देखा जाए तो प्रथम भाषण इनका सम्मेलन 1936 लाहौर में हुआ था। और इनका विख्यात भाषण क्या था, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। और इनका प्रसिद्ध रचना क्या था, इनका प्रसिद्ध रचना जो प्रसिद्ध था, हु आर दे, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। और इनका मौत कब हुआ, 1956 दिल्ली में हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश क्या है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा सारांश क्या है इसका, इस चैप्टर का। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन, देखिएगा यहाँ पे प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने भारतीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है, ठीक है। जो इस प्रस्तुत पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें लेखक ने यानी अम्बेडकर जी ने जातीय आधार पर की जाने वाली सभी असमानताएं के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया। यानी कि जो जाति के आधार पर असमानता लोगों ने दिखाता है कि छोट जात है, बड़ जात है, तो ये दलित है, तो बड़ा जात है, पंडित है, भूमियार है, जितने जातीय असमानता के खिलाफ, यानी कि इनके खिलाफ उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है, कौन, अम्बेडकर जी ने, ठीक है। अब देखते हैं, तो लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है। ये बात तो सही है। आज के अभी के जो चल रहा है जनरेशन, इसमें जातिवाद के कुछ लोग कटु समर्थक होते हैं। जैसे मैं यादव हूँ तो यादव अपने आप को घमंड दिखाएंगे, कोई पटेल है तो कोई भूमियार है, तो कोई ब्राह्मण है, तो कोई राजपूत है। मतलब जातिवाद के वो लोग कटु समर्थक है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो कवि जी यही कह रहे हैं इसमें उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी कि बहुत लोग अभी मानते हैं कि अगर कार्य कुशलता अगर चाहिए तो श्रम विभाजन कर देंगे तो जरूरी हो जाए। थोड़ा कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जिसे कोई यादव है तो दही बेचेगा, कोई नाई है तो बाल काटेगा, इस तरीका से उन्होंने कवि जी बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। सही बात है, ये कवि जी जो कह रहे हैं सही बात कर रहे हैं कि लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ, जो जातिवाद है श्रम विभाजन, यानी श्रम मतलब जो काम के हिसाब से विभाजन किया गया है, उसके साथ साथ ये श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है। सही बात है, अगर जाति प्रथा देखा जाए तो ऊंच नीच की करार देवे करेगी। कोई नीच जाति का है तो कोई उच्च जाति का है, ऐसा कुछ होते रहता है हमारे समाज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा चूज करने का, पेशा देखिए यहाँ पे, पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। सही बात है, अपने पेशा का, कोई मानते हैं कि कोई नाई है तो उसमें बहुत ज़्यादा नाई, कुछ लोग नाई है जो एजुकेटेड भी है, अब उनको कहेंगे कि नहीं आप बालें काटिए तो
वो अच्छा नहीं ना है, तो अपने कार्य कुशलता अपने पूर्ण एफर्ट नहीं डाल पाएंगे बेचारे। तो अपनी योग्यता के अनुसार काम चुनने का उनको मौका दिया जाए, यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये बात सही है कि जाति के आधार पर अगर देखा जाए तो उनके माता पिता अगर कोई पेशा कर रहा है तो उनको बच्चा का भी बोला जाएगा कि वही पेशा करिए आप भी। तो जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। सही बात है, अगर कोई आप पेट में ही है तो उनका माता पिता कोई काम कर रहा है तो उनको तय हो जाता है पेट में ही कि ये बच्चा जन्म लेगा तो यही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। सही बात है, जाति प्रथा जो है पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में क्या करती है, बांध देती है। लेकिन सबको आज़ादी होना चाहिए। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ठीक है, भले वह उसमें माहिर या पारंगत हो क्यों ना हो। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। ठीक है, जाति प्रथा में ये बात सही है, जो पिता कर रहे हैं वही काम आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। सही बात है, लेखक कहते हैं कि भारत में जो पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। ठीक है, अब जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्व विवश तावश करते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो अपने माता पिता के पेशा में बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कहना है कि अगर पेशा के हिसाब से जाति के आधार पर अगर काम बांटा जाए तो पूरे दिल और लगन से नहीं कर पाएंगे, कोई कुशलता प्राप्त नहीं होगी, नहीं की जा सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ठीक है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। सही बात है, अगर आप गरीब है तो वो सही है, लेकिन आपको अगर जाति प्रथा देखा जाए, जाति के हिसाब से काम बांटा जाए तो हानिकारक प्रथा माना जा रहा है। ठीक है, अब समाज की यहाँ पे देखिए, समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है, यहाँ पे देखिए, आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया है। ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए, ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। सही बात है, कुल मिलाकर इस चैप्टर को हम लोग सारांश में देखें तो इसमें जाति प्रथा और श्रम विभाजन में कुल मिलाकर है कि लेखक का कहना है इन्होंने जातिवाद के खिलाफ खिलाफ आंदोलन उठाया अपना, कि उन्होंने बताया कि कार्य कुशलता के हिसाब से जिनको जो कार्य पसंद है अपना उनके अनुमति से काम चुनने का मौका दिया जाए। ठीक है, तो इसका मैं सारांश पढ़ लिया, और कल पार्ट 1 वीडियो ही आपका हुआ। पार्ट 2 वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करवाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।